नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग। इसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं एज वेल एज वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यूज एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अभी ऊपर बताया कि अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। ऑप्शन देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम, फिक्स्ड कॉस्ट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। नेक्स्ट, percentage of margin of safety can be calculated in which of the following ways? Based on budgeted sales, using budgeted profit, using profit and contribution ratio, all of the given option. Margin of safety को जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम एक्चुअल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देते हैं, एंड बजटेड सेल्स पे तो बेस्ड होता ही है। इसके अलावा ना और भी फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जहां विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट भी हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं अपने डिस्कशन सेशन क्लास में, जिसकी लिंक हमने प्लेलिस्ट में ऐड की है, तो वहां से वो जरूर से कवर कर लेना। प्रॉफिट के बेसिस पे भी होता है, कंट्रीब्यूशन रेशियो के बेसिस पे भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि एक चीज सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूलाज कॉस्टिंग में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सीवीपी इक्वेशन? देखो, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। देखो, सेल्स में से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना। सेल्स ये बेसिकली किसके बराबर है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, और इसी के बेसिस पे हम लोग सीवीपी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, if 120 units produced, 100 units were sold at the rate rupees 200 per unit. Variable cost related to production and selling is rupees 150 per unit and fixed cost दिया है 5000. If the management wants to decrease sales price decrease करने की बात करें by 10%, what will be the effect of decreasing unit sales price on profitability of the company? कंपनी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर कंपनी अपनी सेल्स प्राइस को, वॉल्यूम को नहीं, ओनली सेल्स प्राइस को डिक्रीज करती है तो उससे उनके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि 120 यूनिट्स आप बना रहे हो, बेच कितना रहे हो? ओनली 100 यूनिट्स, है ना। और कितने पे बेच रहे हो? 200 पर यूनिट पे। मतलब जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 20,000 रुपीज का मिल रहा है, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 150 रुपीज पर यूनिट, एंड फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,000। जैसे ये सेल्स है ना, इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 15,000, और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो जो कि है 5,000। तो यहाँ देखो, कंपनी किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं जनरेट कर रही है, नहीं कर रही है ना। जितना आपका कॉस्ट था उतना ही आपका सेल्स था, तो सिंपली नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में है अभी तक। पर अगर वो अपनी सेल्स प्राइस को 10% से घटा दे, ये सेल्स प्राइस है ना, इसको 10% से घटा दे तो ये कितना हो जाएगा? 180 रुपीज हो जाएगा। अब देखो, हमारी सेल्स कितनी हो गई? 180 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 18,000। इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट भी नो डाउट जो आपकी 150 रुपीज पर यूनिट है, क्या वो डिक्रीज होगी? नहीं होगी। अगर मान लो सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज होता तब तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता, बट यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम नहीं डिक्रीज हो रहा है, ओनली सेल्स प्राइस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है अभी भी कितना है? 15,000 है, एंड फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,000। तो कंपनी को अल्टीमेटली 2,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, है ना। लिखा है रिमेन्स कांस्टेंट, प्रॉफिट विल इंक्रीज, कंपनी विल हैव टू फेस लॉसेस, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, कि कंपनी को अब 2,000 का लॉस होगा। नेक्स्ट, अ डिसएडवांटेज ऑफ एन अर्ली वेज प्लान इज दैट इट, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिन भी लेबर से आप काम कराओगे आप उनको घंटे के हिसाब से पेमेंट करोगे। प्रोवाइड्स नो इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज टू अचीव एंड मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इज हार्डली एवर यूज्ड एंड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई, एस्टैब्लिशेस अ डेफिनेट रेट per hour, encourages employees to sacrifice quality in order to maximize earning। अब हमें पता है कि हम अगर 1 घंटा काम कर दें तो हमें हर घंटे के हिसाब से 1,000 रुपीज मिल रहा है। क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा कि हमने कितना यूनिट्स बनाया? क्या हम अपना 100% उसको सर्व करेंगे? क्यों? हमें पता है कि हमें उसके बदले में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ अपना 1,000 रुपीज मिल रहा है, कोई बोनस कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। ना तो हमें क्वालिटी से मतलब होगा, ना हमें क्वांटिटी से मतलब होगा, हमें सिर्फ किससे मतलब होगा? 1 आवर से, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होगा कि ना तो ये कोई इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा और ना ही इससे कभी भी एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे टू प्रोड्यूस
हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, the cost expended in the past that cannot be retrieved on product or service। आपने पास्ट में एक खर्चा कर दिया ना, तो अब आप उसको प्रोडक्ट से रिकवर कर सकते हो, तो ऐसे कॉस्ट को जनरली हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट, और ये हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, when a manufacturing process requires mostly human labor and there are widely varying wage rates among workers, what is probably the most appropriate basis of applying factory cost to work in progress। क्या कह रहा है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, बना करके बेचा, और वो जो आप बना रहे हो वो बेसिकली आप मशीन की हेल्प से नहीं, लोगों की हेल्प से बना रहे हो, एंड देयर आर वाइडली वेरिंग वेज रेट्स, और जो आप वेज रेट यूज कर रहे हो, जो आप पेमेंट का क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, अलग अलग लेबर्स के लिए अलग अलग रेट्स आप पे कर रहे हो। तो उस केस में जो फैक्ट्री कॉस्ट, अप्लाइंग टू फैक्ट्री कॉस्ट टू वर्क इन प्रोग्रेस, आप किस बेसिस पे अपने फैक्ट्री कॉस्ट को अप्लाई करोगे, किस पे, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि डायरेक्ट लेबर रेट या वेजेस तो नहीं यूज कर सकते, वो फ्लक्चुएट कर रहा है हर लेबर के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Next, the main purpose of cost accounting is to maximize profit, help in inventory valuation, provide information to management for decision making। पहले भी हमने बताया कि जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ही यही है कि कैसे हमें डिसीजन लेना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, इसके लिए मैनेजमेंट को ये हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा है, कितना वेरिएबल कॉस्ट है, कितना फिक्स कॉस्ट है, कैसे हमें उसको रिकवर करना है, इन सारी चीजों का हमें आइडिया लग जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the combination of direct material and direct labor is total production cost, prime cost, conversion cost, total manufacturing cost। direct material, direct labor, direct overhead मिलके ही क्या बनता है बेटा, prime cost बनता है। Next, dash method assumes that the goods received most recently in the stores or produced recently are the first ones to be delivered to the requisitioning department। first in first out, weighted average method, most recent price method, last in first out। क्या कह रहा है, goods received most recently in the stores or produced recently are the first ones to be delivered to the department। तो अगर जो सबसे लास्ट में आया आप उसको सबसे पहले बाहर कर रहे हो, तो इसका मतलब जो सबसे पहले आया वो डिपार्टमेंट में जा रहा है ना। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट इन टॉपिक्स पे भी डिटेल डिस्कशन अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, इसलिए हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लास है वो जरूर कंसिडर करना। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस व्हेन। फिक्स कॉस्ट कब डिक्रीज करता है, जब प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज करता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करता है। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 10,000 और हमारे पास जो यूनिट्स है जो हमने प्रोड्यूस्ड की है या सेल की है वो है 1000, तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, 10 रुपीज। अब इफ इन केस क्वेश्चन में से क्या कह रहा है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगी, मान लो ये 2000 हो जाए, जो हमारी यूनिट्स है प्रोडक्शन और सेल्स की वो बढ़ करके कितनी हो गई 2000, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अब कितना आएगा 5 रुपीज पर यूनिट, घट गई ना। ठीक है, इसका मतलब जब हमारी प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगी तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये मिलाकर के क्या बनती है, फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। हमें परचेज निकालना है, सिंपल है। अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है उसमें हम नेट परचेजेस ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करते हैं, तो हमारे पास आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है 90,000, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000 एंड हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 30,000। तो क्या हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से निकाल सकते हैं। 90,000 is equal to 50,000 minus 30,000 is 20,000 plus x. Now x is equal to 70,000। मतलब हमने टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना किया होगा 70,000 का, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है 20% ऑफ सेल्स। अब इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक डिटेल लेक्चर भी डाला हुआ है, प्लस हमने शॉर्ट वीडियोस में भी इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब ये देखो 20% ऑफ सेल्स है, तो हमने पहले बताया था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। ठीक, अब सेल्स पे अगर 20% है तो सेल्स को 100 ले लो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 और कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80। अगर प्रॉफिट सेल्स पे कैलकुलेट करें तो 20% है, कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज
25% ऑन कॉस्ट होगा। कॉस्ट गिवन है 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 40,000। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ठीक है, तो इस पे क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इसका 25% इज 10,000, है ना? तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और ये आएगा 10,000। नेक्स्ट, अब देखो एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है, कंजम्पशन पर वीक दिया है, यूनिट प्राइस दिया है, ऑर्डर कॉस्ट दिया है, कैरिंग कॉस्ट दिया है, एंड लीड टाइम दिया है। क्या हम ईओक्यू निकाल सकते हैं? हाँ, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ईओक्यू इज इक्वल टू क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। हमारे पास क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट भी दिया है। बस बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इररिलेवेंट है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 394.968। तो अब क्योंकि यूनिट्स है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा वैल्यू 395 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, Juniper Limited's budgeted overhead in the last period was 1,70,000. Its overhead absorbed and incurred for the same period are 1,80,000 and 1,95,000 respectively. What is the amount of over or under absorption of overhead? क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास जो बजटेड ओवरहेड था लास्ट ईयर वो था 1,70,000 का। ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड, टोटल अब्सॉर्प्शन कितना हुआ? 1,80,000 का, और आपने इनकर कितना किया? 1,95,000 का, है ना? अब यहाँ देखो, लास्ट ईयर का तो हमारे पास बजटेड था 1,70,000, करंट ईयर में अब्सॉर्ब कितना हुआ? 1,80,000 एंड इनकर्ड कितना हुआ? 1,95,000। मतलब आपने खर्चा किया 1,95,000 का, तो 15,000 अंडर अब्सॉर्प्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which of the following are the characteristics of management accounting? It must follow generally accepted accounting principles. It is concerned with information for the internal use of management. It emphasizes relevance and flexibility of data. देखो, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इंटरनल यूज ऑफ मैनेजमेंट के लिए यूज होगा एंड रेलेवेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा के लिए यूज होगा, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तो यहाँ बात ही नहीं होगी। गैप का एप्लीकेशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,